टेस्ट एनालिसिस मेथड्स की वीडियो सीरीज़ के पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 देखना इंश्योर कर लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अभी देख लो, है ना। अब आते हैं हम पार्ट 2 के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 3 तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो। कैसे? आर वाइज एनालिसिस कर सकते हो अपने टेस्ट की, है ना। आप पैटर्न वाइज, क्वेश्चन वाइज कर सकते हो, है ना, या फिर आप टॉपिक वाइज कर सकते हो, है ना। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करने के बारे में। तो देखो, क्वेश्चन वाइज कैसे होता है कि जैसे सपोज आपने कोई टेस्ट दिया, उसके अंदर 75 क्वेश्चन आए थे। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि देख लेते हैं 75 में से मेरे इतने सही थे, है ना। अगर वो ज़्यादा एनालिसिस करने वाले होंगे तो वो ये देख लेंगे कि इतनी मेरी सिली मिस्टेक थी, इतनी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, इतनी कंसेप्चुअल मिस्टेक थी, और लो हो गए एनालिसिस। ऐसे एनालिसिस करने से कुछ नहीं होगा, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपके पास प्रिंटेड पेपर है, ठीक है, नहीं है ऑनलाइन है तो उसको प्रिंट करवा लो, ठीक है। और फिर ये करो आप कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, है ना, उसके आगे आपको लिखना है कि अगर ये सही हुआ तो आप उसका की कॉन्सेप्ट लिख दो। की कॉन्सेप्ट मतलब ऐसा क्या खास कॉन्सेप्ट था, क्या मेन कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन का, है ना। उस क्वेश्चन के अंदर क्या मेन कॉन्सेप्ट या मेन स्टेप्स या मेन एल्गोरिदम अप्लाई हो रही थी, या मेन कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई हो रहा हो, या फार्मूला अप्लाई हो रहा हो, ये रिएक्शन अप्लाई हो रही है, एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। क्या ऐसी उसके अंदर खास चीज़ है, उसके अंदर आप उसको शॉर्ट में लिख दो उसके साथ, है ना। ये करो। अगर आपको सही हो गया तो ठीक है, सही हो गया तो आपको पता होगा, है ना। और साथ में सॉल्यूशंस के अंदर ये देखो कि क्या इससे बेटर कोई मेथड है, ठीक है। ये आपको बहुत क्विकली देखना है। अगर आपसे सवाल हो गया तो आप ये 30 सेकंड में देख के नोट कर लो, आगे बढ़ जाओ। सिंपल एज दैट, है ना। सेकंड नंबर पे सेकंड नंबर पे क्या चीज़ आती है? सेकंड नंबर पे आता है केस कि आपसे क्वेश्चन गलत हो गया, है ना। आपने किया, गलत हो गया, तो उस केस में आप क्या करोगे? आप उसकी गलती लिखोगे, जस्ट क्वेश्चन के साइड में शॉर्ट में उसकी गलती लिख दो। गलती क्या थी? व्हाट वाज रॉन्ग, ठीक है। ये आपने किया। फिर तीसरा केस ये कि आपसे क्वेश्चन हुआ ही नहीं, तो फिर आपको क्या करना है? किस स्टेप पे नहीं हुआ, ये लिखना है ना। तो ये आपको इस सीक्वेंस में करना है, ठीक है। पहले जो जो आपसे सही हो गया आप उसके बगल में लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। फिर आपसे जो जो गलत हो गया लेकिन हुआ, है ना, उसके बगल में आप लिखते जाओ। फिर पूरे पेपर का तीसरा राउंड लगाओ, है ना। एनालिसिस करते वक्त पेपर का तीसरा राउंड लगाओ और ये देखो क्या क्या आपसे नहीं हुआ, है ना। क्योंकि आप क्या गलती करते हो कि आप सीधे पेपर उठाते हो और जो सही हो गए आपसे उनको तो आप इग्नोर कर देते हो, भले ही वो तुक्के में सही हुए हों, है ना। लेकिन फिर भी आप उनको इग्नोर कर देते हो। सीधे आप इस पे आते हो क्या गलत था और सीधे देखने लगते हो क्या गलती थी, क्या गलती थी। ऐसे नहीं करना अपने को। मिसमैनेज्ड फॉर्म में नहीं करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। मिसमैनेज्ड फॉर्म पे नहीं करना। अगर आप पे ऑफलाइन पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप एक अलग से A4 शीट या कॉपी बना लो अपनी एनालिसिस की, और उसके बगल में आप लिखते रहा करो क्वेश्चन नंबर 1 उसके आगे कुछ, क्वेश्चन नंबर 2 उसके आगे कुछ, इस तरह से, है ना। लेकिन सीधे आपको गलत क्वेश्चंस पे जंप नहीं करना है कि जो क्वेश्चन आपसे गलत हो गए या जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए उन पे आप जंप कर रहे हो। ये बहुत गलत तरीका है एनालिसिस करने का। पहले वो क्वेश्चंस देखो जो कि आपसे सही हो गए, ठीक है। फिर देखो जो आपसे गलत हुए। फिर देखो तीसरे जो आपसे नहीं हुए, है ना। तो जो नहीं हुए होंगे आपको उन पे पढ़ना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा और आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, है ना। तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करोगे तो पहले आप क्या करोगे? पहले आप अपने गलत वाले देख लोगे, या फिर आप वो देख लोगे जो आपसे नहीं हुए थे, और फिर जो सही हुए थे उनका बेटर मेथड देखने की जगह आप इस प्रोसेस में थक जाओगे, है ना। इस प्रोसेस में आप थक जाओगे और फिर आप ये अवॉइड कर दोगे। हमेशा ऐसे ही होता है ना। तो ये नहीं करना आपको। पहले आपको वो क्वेश्चंस दोबारा से देखने हैं जो आपसे सही बन गए, है ना, उनके बगल में नोट करना है जैसा कि मैंने पहले कहा था। राउंड 2 के अंदर आपको देखना है कि क्या आपसे नहीं हुए, सॉरी क्या आपसे गलत हुए, है ना, कौन सा स्टेप गलत हुआ ये आपको लिखना है साइड में। फिर राउंड 3 में आपको ये देखना है कौन से आपसे नहीं हुए, नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, है ना। और कौन से स्टेप पे आपसे वो सवाल अटक गया था, है ना, वो आपको लिखना है। और क्या आपको ऐसा आ जाता, सॉरी, अगर क्या आपको ऐसा आता होता जिससे कि ये क्वेश्चन बन जाता, समझ रहे हो। मतलब कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, आप कहीं अटक गए, तो कुछ ऐसा होगा ना जो आपको नहीं आ रहा होगा, तब आप अटक गए। तो क्या ऐसी चीज़ थी जो कि अगर आपको आ जाती उस वक्त, अगर आपको पता होती पहले से, तो आप इस क्वेश्चन को सही कर लेते, है ना। तो ऐसी ऐसी चीज़ लिखो, समझ रहे हो। अब यहाँ पे ये एनालाइज करो, ये हर एक क्वेश्चन के लिए एनालाइज करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वाइज हो गया। अब अगर हम बात करें पैटर्न वाइज की,
तो ये देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं होता कि आप क्वेश्चन तो सही कर रहे होते हो लेकिन पैटर्न की डिफ़िकल्टी की वजह से आपसे कुछ गड़बड़ हो जाती है। अगर पैटर्न की डिफ़िकल्टी की वजह से कुछ गड़बड़ हो रही है तो ये ऑब्वियस सॉल्यूशन है इस चीज़ का, बहुत ही ऑब्वियस सॉल्यूशन है कि आपको उस पैटर्न की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए, है ना। उस पैटर्न की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी चाहिए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज़ जिससे मल्टी करेक्ट गलत हो रहे हैं या अजर्शन रीजन गलत हो रहे हैं या ऐसा कुछ गलत हो रहा है या कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंड करने में उसको दिक्कत आती है तो उसको उस पैटर्न के क्वेश्चन ज़्यादा करने चाहिए, है ना। ये बात कहने वाली भी नहीं है, तो आपको अपने आप करनी चाहिए लेकिन आप करते नहीं हो ठीक है, आप करते नहीं हो। तो अब हर एक टाइप के क्वेश्चंस या हर एक टाइप के पैटर्न को करने का एक अलग तरीका होता है, ठीक है। जैसे मल्टी करेक्ट अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो मल्टी करेक्ट जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आपको क्या करना होगा, आपको ये देखना होगा कि आप ऑप्शंस को समझ पाओ, चारों ऑप्शंस को समझ पाओ और ऑप्शंस को देख के एनालाइज कर लो कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये आर्ट आनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन अगर आपको सही करना है तो इसमें क्या होनी चाहिए, आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो जब आप बुक रीडिंग ज़्यादा करोगे, है ना, तो इससे क्या होगा, आपको कॉम्प्रिहेंशन को कॉम्प्रिहेंड करने की जो पावर है वो बढ़ेगी आपकी। तो इस तरह से भी करना है आपको, है ना। कॉम्प्रिहेंशन के लिए ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन तो करनी है, साथ में ये कि आप इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना सीखो। जो लोग बुक से इन्फॉर्मेशन आसानी से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और अच्छे नोट्स बना लेते हैं वो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से कर लेते हैं रिलेटिवली। ये चीज़ आपने नोटिस करी होगी, है ना। और मल्टी करेक्ट और सिंगल करेक्ट, अगर सिंगल करेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको आर्ट ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए, है ना। ये सिंगल करेक्ट में बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है, मल्टी करेक्ट में भी वर्क करता है ना। अगर आपको एक दो ऑप्शन हटाने हैं और बाकी में से प्रेडिक्ट करना है तो ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पैटर्न को एनालाइज करके देख पाओ कि आप कहाँ फॉल कर रहे हो इस पैटर्न में, है ना। इस पैटर्न में ऐसा क्या है जिस वजह से आप नुकसान में हो रहे हो, है ना। ये आप में ऐसी क्या गलती है जो आप इस पैटर्न के हिसाब से नुकसान में रह रहे हो, है ना। तो ये आपको सोचना पड़ेगा इसके ऊपर, है ना। तो जब आप एनालाइज करते हो आप चीज़ों को तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाना होता है ना। जितना दिमाग आपने पेपर सॉल्व करने में लगाया था उससे ज़्यादा दिमाग आपको एनालिसिस में लगाना है ना। एनालिसिस करने के बाद, सॉल्यूशन देखने के बाद, उनसे सीखने के बाद, उसके नोट्स बनाने के बाद, सब कुछ नोट करने के बाद ऐसी हालत हो जानी चाहिए आपकी कि आप 3 घंटे में अगर इस पेपर को अगर आपको दोबारा सॉल्व करने को दिया जाए तो आप 2 से ढाई घंटे में इस पेपर को दोबारा पूरा का पूरा सॉल्व कर लो। अगर ऐसी आपकी हालत होती है तो आपके एनालिसिस का कोई फ़ायदा हुआ, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप एनालाइज करके नंबर्स लिख के रह गए लेकिन उससे एक्चुअल में कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो हमें भैया रियल में बेनिफिट चाहिए, रियल में मार्क्स चाहिए, ख्यालों में नहीं, है ना। तो आप अगर इस तरह से करते हो एनालिसिस क्वेश्चन वाइज तो आपका काम हो जाएगा, आपका स्कोर सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकता है। ऑलराइट, तो इसे अप्लाई करो, कमेंट्स में लिख के बताओ सारी चीज़ें, डेली ड्रिल। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।